We'll discussing about the historical background of this surgery. तो मेरे लिए या किसी भी टीचर के लिए या किसी स्कॉलर के लिए चैलेंजिंग टास्क है कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन में सर्जरी जैसे वास्ट सब्जेक्ट की हिस्ट्री बताएं। सर्जरी की अगर हम बात करें तो इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है। इसके अलावा जो क्राफ्ट ऑफ सर्जरी है उतना ही पुराना है जितना दुनिया में इंसान की जो ज़िंदगी है जितनी पुरानी है, जितनी हिस्ट्री है इंसान की ज़िंदगी की दुनिया में उतनी ही पुरानी इसकी भी हिस्ट्री है क्राफ्ट ऑफ सर्जरी की अगर हम बात करें। इसके अलावा जो इनिशियल फॉर्म ऑफ दी सर्जरी है उसमें मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जो शुरुआत में सर्जरी की या कन्वेंशनल टाइप ऑफ दी मेडिसिन की थी उसमें जो शुरुआत हुई थी सर्जरी की या सर्जिकल कॉन्सेप्ट था, जैसे जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ दी मेडिसिन के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ दी सर्जरीज थी वो मॉडिफाई हुई और उसमें मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो इन ट्रांसफॉर्मेशन को भी अगर आप एक्सप्लेन करना है चाहे तो एक क्लास में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। तो क्राफ्ट ऑफ दिस सर्जरी एक तो ओल्ड है, सर्जिकल जर्नी रही है, सर्जरी की जो इवोल्यूशन रहा है वो लॉन्ग जर्नी रही है, उसको एक शॉर्ट ड्यूरेशन में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इवोल्यूशन की हम बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ दिस सर्जरी या सर्जिकल टेक्निक्स के अंदर जो इवोल्यूशन हुआ है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है वो सिंगल डेज के अंदर नहीं हुआ। तो किसी भी टीचर के लिए, चाहे मेरे लिए या किसी भी टीचर्स के लिए मुश्किल है कि एक क्लास के अंदर सर्जरी जैसे सब्जेक्ट की एक हिस्ट्री बयान करना। उसके पीछे रीज़न मैंने बताया कि लॉन्ग हिस्ट्री है, क्राफ्ट ऑफ दिस सर्जरी इतनी ही पुरानी है जितनी इंसान की ज़िंदगी है। इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सर्जिकल जो टेक्नोलॉजीज़ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो टेक्निक्स थे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो लॉन्ग वे इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और इवोल्यूशन ऑफ दिस सर्जरी है वो एक दिन में नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडर्न सर्जरी है, वो अगर हम बात करें तो सैरोगेट फॉर्म है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मॉडर्न डे सर्जरी है या वो सैरोगेटेड फॉर्म है। सैरोगेटेड फॉर्म जब कहते हैं इसका मतलब है किसी से लिया गया है। तो अगर हम मॉडर्न सर्जरीज़ की बात करें या मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन की हम बात करें तो वहाँ सर्जरी की कोई हिस्ट्री नहीं मिलती। सर्जरी के मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन की हम बात करें तो वहाँ मेडिसिनल कोई हिस्ट्री नहीं मिलती। 10th सेंचुरी या 12th सेंचुरी की हम बात करें तो वहाँ कोई भी इस तरह की हिस्ट्री नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले लोग बीमार नहीं पड़ते या उनमें सर्जिकल कंडीशन डेवलप नहीं होती थी या उनमें मेडिसिनल कंडीशन डेवलप नहीं होती थी। मेडिसिनल कंडीशन भी डेवलप होती थी, ऐसे लोगों में सर्जिकल कंडीशन भी डेवलप होती थी, पर उन लोगों का ट्रीटमेंट कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ द मेडिसिन है या ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन से उनकी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग थी, उनका जो विजडम था उसके बिहाफ पे किया जाता था। उन्हीं की विजडम को, यानी जितने भी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ द मेडिसिन थी, चाहे वो आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, बेबीलोनियन है या चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है या ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से उनकी कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग को यूटिलाइज करके एक बैकग्राउंड तैयार किया गया। उसके बिहाफ पे जो मॉडर्न डे सर्जरी है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है सर्जरी का, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ एक मॉडर्न डे फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न डे सर्जरी। तो अगर हम मॉडर्न डे सर्जरी की हम बात करें तो वो सैरोगेटेड फॉर्म है। सैरोगेटेड यानी किसी और से लिया गया है। तो किससे लिया गया है? जो इंडिजिनस सिस्टम दी मेडिसिन थी, जो एग्जिस्ट कर रही थी पुराने ज़माने में, तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, विजडम थी, उनको यूटिलाइज करके नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए मॉडिफिकेशंस के साथ, नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ ट्रांसफॉर्म फॉर्म में लेकर आया गया। क्लियर है? तो अगर हम इंडिजिनस सिस्टम मेडिसिन की बात करें, जैसे ग्रीक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन है, रोमानियन सिस्टम ऑफ द मेडिसिन है, अरबिक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन है, बेबीलोनियन सिस्टम ऑफ द मेडिसिन है, मेसोपोटामियन सिस्टम ऑफ द मेडिसिन है, चाइनीज सिस्टम ऑफ द मेडिसिन है और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो आयुर्वेदा है। यानी इनकी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो विजडम था, उनको यूटिलाइज करके एक बैकग्राउंड तैयार किया गया। उन्हीं बैकग्राउंड पे एक नया महल तैयार किया गया जो मॉडर्न डे सर्जरी है। तो हम इसके बिहाफ पे कह सकते हैं जो मॉडर्न डे सर्जरी है बेसिकली सैरोगेटेड फॉर्म है, जो पहले पास्ट में या जो इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन थी उनको यूटिलाइज करके एक बैकग्राउंड तैयार किया गया। अब हम बात करेंगे कि सर्जरी को लर्न करना क्यों, सर्जरी की जो हिस्ट्री है या किसी भी सब्जेक्ट की हिस्ट्री है उसको लर्न करना क्यों ज़रूरी है। सर्जरी की जो हिस्ट्री हम समझ रहे हैं या समझ जाने की कोशिश कर रहे हैं आउट ऑफ डिज़ायर, आउट ऑफ विश और आउट ऑफ इंथुसियाज्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ दी नोइंग हिस्ट्री ऑफ दी सर्जरी। क्यों हमें सर्जरी की हिस्ट्री को जानना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसको समझाने के लिए मैं दो फिलोसफर्स हैं, उनकी सेइंग्स को मैं कोट करूंगा। उसमें फर्स्ट है जॉर्ज सेंटियाना और सेकंड है चार्ल्स एच माओ। जो जॉर्ज सेंटियाना की अगर हम बात करें तो ये अमेरिकन स्पेनिश फिलोसफर थे। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी माजी को याद नहीं रखते,
जो लोग अपने माजी को याद नहीं रखते वो माजी बन के रह जाते हैं। कितनी अच्छी बात कही। तो अगर इनके वर्ड्स को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं तो जॉर्ज सिंसियाना ने कहा कि दोज हु डू नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू बी रिपीट इट। ज़रूरी है कि माजी में क्या गलतियां हुई लोगों से, उनकी गलतियों से सीखकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी वजह से हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है। अगर हमें साइंटिफिक इवोल्यूशन करना है, हम चाहते हैं कि कंसेप्चुअली हम बेहतर हो जाएं, हम चाहते हैं कि विजडम क्रिएट हो, तो ज़रूरी है कि जिन लोगों ने पास्ट में जो काम किया है उनकी कंट्रीब्यूशंस को भी ध्यान में रखें, साथ साथ में उनसे जो गलतियां हुई उनसे हमें सीख हासिल करके आगे बढ़ना होगा। तो अस्कली बयूस यूनानी फिजिशियन है, तो उन्होंने ख़ासतौर से पास्ट से रिलेटेड एक स्टेटमेंट या उनकी एक है जिसकी हम बात करेंगे कि अपनी मौजूदा ज़माने की बुराई करने वाले लोग उसके गुजर जाने के बाद माजी की तारीफ़ करते हैं और मुस्तकबिल का रोना रोते हैं कि गुजरा हुआ कल फुर्सत का दिन था, यानी जो निकल गया वो फुर्सत का दिन था और आज बेसिकली काम करने का दिन है। तो काम करने का दिन जब है, इसमें हमें काम करने की ज़रूरत है ताकि हमारा जो पास्ट भी बेहतर हो और फ्यूचर भी बेहतर हो। मुस्तकबिल आरजू और उम्मीदों का दिन है, ठीक है। मुस्तकबिल क्या है, सिर्फ हम इसमें एज्यूम कर सकते हैं, एजम्पशंस हमारा हो सकता है। तो जो मुस्तकबिल है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता, जब भी एग्जिस्ट करता है या तो पास्ट एग्जिस्ट करता है या प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है। फ्यूचर हमेशा आपके लिए फ्यूचर ही रहेगा, आप इमेजिन कर सकते हैं या उसको एज्यूम कर सकते हैं। मॉडर्न डे सर्जरी बेसिकली सेलिब्रेट फॉर्म ऑफ द सर्जरी है। क्यों कहा था, उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि मॉडर्न डे सर्जरी में, और ख़ासतौर से हम बात करें 14वीं सेंचुरी से पहले, 14वीं सेंचुरी से पहले कोई भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं मिलेगा जो शो करेगा कि मॉडर्न डे सर्जरी एग्जिस्ट करता था। तो एग्जिस्टेंस किसकी थी, इंडिजिनस सिस्टम ऑफ द मेडिसिन, जो हमने इससे पहले जिक्र किया था। तो उन सिस्टम ऑफ द मेडिसिन के अंदर जो सर्जिकल प्रैक्टिसेस थी, उन्हीं के बिहाफ पर या उन्हीं को यूटिलाइज करके जो भी सफरिंग थी सर्जिकल कंडीशंस की, उनको ट्रीट किया जाता था, उनकी सफरिंग को कम किया जाता था। तो यहाँ although मैंने 10th सेंचुरी लिखा है, पर 14th सेंचुरी तक कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं मिलता जो सपोर्ट करे कि सर्जरी, मॉडर्न डे सर्जरी उस वक्त तक 14th सेंचुरी तक एग्जिस्ट करता हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ एंशिएंट सर्जिकल प्रोसीजर्स की। जैसे हमने डिस्कस किया कि इंडिजिनस सिस्टम दी मेडिसिन थी, तो उन इंडिजिनस सिस्टम दी मेडिसिन के अंदर कौन कौन से सर्जिकल प्रोसीजर जो डॉक्यूमेंटेड है, ख़ासतौर से अगर एंशिएंट पास्ट की हम बात करें तो उसमें कौन कौन से सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जिनका डॉक्यूमेंटेशन भी है और जिनका एविडेंस भी मिलता है। तो क्राफ्ट ऑफ सर्जरी की हम बात करें तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मिलता है वो जो खास सर्जिकल प्रोसीजर्स को इंडिकेट करता है, उसमें फर्स्ट है ड्रेनेज ऑफ द एब्सेस। यानी इंडिजिनस सिस्टम द मेडिसिन या एंशिएंट सिस्टम द मेडिसिन की हम बात करें तो वहाँ उनकी अगर लिटरेचर रिव्यू करें या उनकी हिस्ट्री को हम पढ़ें या उनके लिटरेचर्स को हम अगर पढ़ते हैं तो उसमें मिलता है कि वो स्किल्ड थे एब्सेस को ड्रेन करने। यानी उनके लिटरेचर में इसका एविडेंस मिलता है कि जो सर्जन या जो फिजिशियन इंडिजिनस सिस्टम मेडिसिन को प्रैक्टिस करने वाले थे वो इतने स्किल्ड थे कि वो जानते थे कि सर्जरी एब्सेस को हम कैसे ड्रेन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ड्रेसिंग ऑफ दी वुंड, वो जानते थे कि वुंड की ड्रेसिंग हमें कैसे करनी है या उसकी टेक्निक्स क्या हैं। इसके अलावा उन कौन कौन से मटेरियल हेल्पफुल हो सकता है हीलिंग के लिए। ठीक है, ऐसे ही हेमरेज को सील करना या हेमरेज की कंडीशन में हीमोस्टेसिस अचीव करना, उसके क्या टेक्निक्स होते हैं वो इससे फैमिलियर थे। ऐसे ही फ्रैक्चर की कंडीशन में फ्रैक्चर्स का ट्रीटमेंट वो बहुत सही तरीके से कर सकते थे। एक प्रोसीजर जिसको बोलते हैं ट्रैफिनेशन ऑफ द स्कल, खास तौर से अर्लीस्ट कॉन्सेप्ट ये था कि कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो खास तौर से बदरूहों की वजह से, ठीक है, तो वो स्कल के अंदर एक ओपनिंग बनाया करते थे और ये प्रोसीजर कहलाता था ट्रैफिनेशन ऑफ द स्कल। तो ये एविडेंस है, इसके कई सारे ममीज जो रिकवर किए गए उनके स्कल्स के अंदर एक ओपनिंग हुआ करती थी और ये इंडिकेट करता है कि लॉन्ग पास्ट के अंदर ये ट्रैफिनेशन की टेक्निक्स वो जानते थे। नेक्स्ट है एम्पुटेशन। तो एम्पुटेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मिलता है। सर्कमसीजन ये अर्लीस्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स के अंदर काउंट होता है। यानी ये सारे प्रोसीजर जो हमने यहाँ लिस्ट किया है वो अर्लीस्ट प्रोसीजर्स हैं या इंडिजिनस सिस्टम द मेडिसिन के अंदर जो प्रोसीजर्स हो सकते थे जो उनके लिटरेचर्स के अंदर डॉक्यूमेंटेड है, जो हमने यहाँ डिस्कस किया। ड्रेनेज ऑफ द एब्सेस है, ड्रेसिंग ऑफ द वुंड्स है, या स्ट्रेचिंग ऑफ द हेमरेज बाय कॉटराइजेशन है,
या सेटिंग ऑफ द फ्रैक्चर्स है, या ट्रैफिनेशन ऑफ द स्कल है, या एम्पुटेशन ऑफ द लिम्स है, या सर्कमसीजन, ये सारे एंशिएंट प्रोसीजर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एविडेंस ऑफ सर्जरीज, सर्जिकल एंड प्रैक्टिसेस जो एंशिएंट में एग्जिस्ट करते थे उनकी हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें एविडेंस की, तो एविडेंस जो हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस की अगर हम बात करें तो इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है डिपिक्शंस ऑन द एंशिएंट टॉम्ब्स। पुराने ज़माने में अक्सर डिपिक्शंस के लिए टॉम्ब पे डिपिक्शंस की जाती थी, उस पर क्राफ्ट किया जाता था, उस पर लिखा जाता था। तो जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मिल सकता है सर्जरी या सर्जिकल प्रैक्टिसेस से, खासतौर से एंशिएंट के अंदर, उसको हम रिकवर कर सकते हैं कहाँ से? टॉम्ब पे क्राफ्टेड जो एविडेंस है या क्राफ्टेड आप कैसे लिटरेचर्स हैं या क्राफ्टेड जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उससे आप एविडेंस ले सकते हैं। तो फर्स्ट जो सोर्स है एविडेंस का वो है डिपिक्शंस ऑन द टॉम्ब्स। जो एंशिएंट टॉम्ब्स हैं उन पे या उनके पिलर्स पे जो डिपिक्शंस किया गया है वो एविडेंस प्रोवाइड करता है। सेकंड है पिलर्स रिकवर्ड, जो पिलर्स रिकवर किए गए उन पे डिपिक्शंस हैं, उन पे क्राफ्टिंग की गई है, सर्जिकल कॉन्सेप्ट वहाँ क्राफ्टेड किए गए हैं, तो वहाँ से एविडेंस आता है। ऐसे ही लिटरेचर रिव्यू ऑफ डिफरेंट इंडिजिनस सिस्टम ऑफ द मेडिसिन, कुछ लिटरेचर रिव्यू से भी पता चलता है कि वहाँ सर्जिकल प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती थी, लोग सर्जिकल और सर्जिकल टेक्निक से फेमिलियर थे, उनको प्रोसीजर्स पता थे कि इन सर्जिकल कंडीशन में कौन कौन से प्रोसीजर करेंगे। तो ओवरऑल जो एविडेंस है उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डिपिक्शंस ऑफ एंशिएंट टॉम्ब और पिलर्स। पपायरस जो रिकवर किए गए वहाँ से भी एविडेंस मिलता है। ऐसे ही थर्ड है जो लिटरेचर रिव्यू ऑफ डिफरेंट इंजीनियस सिस्टम द मेडिसिन, जिससे हमें प्रूफ मिलता है कि सर्जिकल प्रैक्टिसेस या सर्जिकल टेक्निक्स या सर्जिकल विजडम इंडिजिनस सिस्टम द मेडिसिन या उससे भी पुराने ज़माने में, उससे भी पास्ट में भी, उससे भी एंशिएंट या उससे भी पहले के ज़माने में इस तरह की नॉलेज, इस तरह की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, इस तरह की फ़िलॉसफी एग्जिस्ट करती थी। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे डिपिक्शंस ऑफ द सर्जरी और सर्जिकल लॉज जो टॉम्ब पे खास तौर से। तो इसमें 6 डायनेस्टी का एक टॉम्ब है, इसको कहते हैं अंखमाहौर। अंखमाहौर 6 डायनेस्टी के अंदर एक टॉम्ब क्रिएट किया गया था और इसको क्रिएट करने वाला, इसको फिजिशियन टॉम्ब भी बोला जाता है। तो डायनेस्टी 6 डायनेस्टी में टॉम्ब ऑफ अंखमाहौर, इसको फिजिशियन टॉम्ब भी बोला जाता है। और ये कहाँ प्रेजेंट है? ये सिचुएटेड है नॉर्थ टेटिस ऑफ पिरामिड्स के अंदर। कहाँ प्रेजेंट है? नॉर्थ टेटिस पिरामिड्स है, ये ग्रीक के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, यानी इजिप्ट के अंदर प्रेजेंट है। और अगर हम टू बी प्रिसाइज बात करें तो ये सकारा का एरिया है जहाँ पे सिचुएटेड है। कहाँ सिचुएटेड है? सकारा का एरिया जहाँ सिचुएटेड है। इसकी ड्यूरेशंस की हम बात करें तो बीसी के अंदर है 2345 से लेकर 2323 ईस्वी इसकी लाइफ स्पैन अगर हम बात करें कि यानी इसकी जो शुरुआत हुई होगी या जब बनाया गया होगा, तो ये टाइम है जहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी या इसको बनाया गया था। तो 6 डायनेस्टी के अंदर टॉम्ब है जिसको बोलते हैं अंखमाहौर टॉम्ब। इसको बोला जाता है फिजिशियन टॉम्ब। फिजिशियन टॉम्ब क्यों बोला जाता है? कि फिजिशियन से रिलेटेड कुछ लॉज इस पर क्राफ्टेड किए थे। फिजिशियन या फिजिशियन रिलेटेड जो प्रैक्टिस थी या मेडिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ इसमें लॉज क्राफ्ट किए गए थे, इस वजह से इसको बोला जाता है फिजिशियन टॉम्ब्स। तो इससे एविडेंस मिलता है। एविडेंस क्या मिलता है? सर्कमसीजन का, फुट सर्जरीज का। इसमें कुछ क्राफ्ट, इस तरह से इमेज क्राफ्ट की गई है जो डिपिक्ट करती है किसको? सर्कमसीजन्स को। तो 2300 बीसी की बात करें या 2300 या उससे पहले बीसी के अंदर इस टॉम्ब को क्रिएट किया गया था। वहाँ ये सर्जिकल प्रैक्टिसेस को डिपिक्ट करता है। वो सर्जिकल प्रैक्टिस क्या है? सर्कमसीजन। सेकंड सर्जिकल प्रैक्टिस क्या है? फुट सर्जरीज यानी एम्पुटेशंस की इमेज वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एविडेंस है। अगर हम बात करें टॉम्ब या पिलर्स की बात करें तो उसमें फर्स्ट एविडेंस किससे मिलता है? अंखमाहौर टॉम्ब, जिसको फिजिशियन टॉम्ब बोला जाता है। 6 डायनेस्टी का एक टॉम्ब है, ठीक है। इसको किसने बनाया था? एक ऑफिशियल्स थे जिसका नाम था किंग ऑफ टेटी। किंग ऑफ टेटिस के अंदर, उनके दरबार के अंदर एक ऑफिशियल से जिसका नाम था अंखमाहौर, ठीक है। इन्हीं के नाम के बिहाफ पे इस टॉम्ब का नाम रखा गया, इस पिलर का नाम रखा गया 6 डायनेस्टी टॉम्ब ऑफ द अंखमाहौर, ठीक है। इस टॉम्ब के अंदर 2 प्रोसीजर्स एक्सप्लेन्ड है, एक है सर्कमसीजन और दूसरा है फुट सर्जरीज। सेकंड जो एविडेंस आता है वो है कोड ऑफ हम्मुराबी। कोड ऑफ हम्मुराबी
इससे एविडेंस मिलता है। इसके अंदर खास तौर से अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो चीज़ें इस पर इंक्लूडेड थी। इसमें अगर हम बात करें तो 282 लॉज क्राफ्टेड है इसके ऊपर, 282 लॉज खासतौर से कमर्शियल इंटरेक्शंस के लिए इस पे लॉज क्राफ्टेड है। इन्हीं कमर्शियल लॉज के अंदर सर्जिकल प्रैक्टिसेस या मेडिकल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड इसमें लॉज क्राफ्टेड है। तो कोड ऑफ हम्मुराबी ये कंप्लीट लीगल कोड्स हैं खासतौर से, और इसको बोला जाता है, प्रोक्लेम्ड होता है बेबीलोनियन किंग के थ्रू हम्मुराबी। इसकी अगर लाइफ स्पान की हम बात करें तो 1792 से लेकर 1750 BC इसकी लाइफ स्पान है। ये 2.5 मीटर टॉल फिंगर लाइक पिलर्स हैं, 2.5 मीटर टॉल फिंगर लाइक पिलर्स है, और इस पे सर्जरी से रिलेटेड लॉज इस पे अंदर क्राफ्टेड है। उन लॉज के अंदर खासतौर से जो 282 लॉज किसके लिए क्राफ्ट किए गए थे, किसके लिए डिज़ाइन किए गए थे, कमर्शियल इंटरेक्शंस के लिए। तो सर्जिकल प्रैक्टिस भी एक कमर्शियल इंटरेक्शन है, जहां आप सर्जिकल सर्विस प्रोवाइड करने के अगेंस्ट में आप कुछ अमाउंट, कुछ पैसा आप लेते हो, तो उसके लिए लॉज यहाँ क्राफ्टेड किए गए थे कि आप कितना पैसा आप सर्जिकल सर्विस प्रोवाइड करने के अगेंस्ट आप ले सकते हैं। तो वो लॉज यहाँ इसमें मेंशन है। इसका मतलब ये शो करता है कि वहाँ सर्जिकल प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती थी, तभी उससे रिलेटेड लॉज बनाए गए थे। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे पपायरस की। तो पपायरस कई सारे हैं उसके अंदर, उसमें खास तौर से एडविन स्मिथ पपायरस को सर्जिकल पपायरस भी बोला जाता है। तो सर्जिकल पपायरस की अगर डेट बैक्स की बात करें तो 2500 BC इसकी डेट्स बताई जाती हैं, और इसकी लेंथ की अगर बात करें तो 45 मीटर लॉन्ग ये पपायरस है। इसके अंदर इंजरीज का डिस्क्रिप्शंस मिलता है, वुंड का डिस्क्रिप्शंस मिलता है, फ्रैक्चर का डिस्क्रिप्शन मिलता है, डिसलोकेशन का ट्रीटमेंट का डिस्क्रिप्शंस मिलता है, और ट्यूमर्स का डिस्क्रिप्शंस मिलता है। यानी ये सर्जिकल कंडीशंस उस टाइम पे जो एग्जिस्ट करती थी उनका डिस्क्रिप्शंस मिलता है किसके अंदर, एडविन स्मिथ पपायरस के अंदर। और इसी सर्जिकल कंडीशंस के डिस्क्रिप्शंस के बिहाफ पे इस पपायरस को बोला जाता है सर्जिकल पपायरस। तो एडविन स्मिथ इज बेसिकली सर्जिकल पपायरस। सर्जिकल पपायरस क्यों बोलते हैं, इसके अंदर डिस्क्रिप्शंस मिलता है सर्जिकल डिजीज का। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिटरेचर रिव्यू ऑफ डिफरेंट इंजीनियस सिस्टम ऑफ द मेडिसिन्स। डिफरेंट सिस्टम्स की हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनानी सिस्टम और ग्रीको अरब मेडिसिन की, उसकी हम बात करेंगे। तो यूनानी सिस्टम द मेडिसिन के अंदर जो खास तौर से उन पॉइंट्स की हम बात करेंगे जो रिफ्लेक्ट करेगा सर्जिकल एस्पेक्ट्स को। इसमें सबसे पहले उन फिजिशियंस की बात करेंगे जिन्होंने सर्जिकल प्रैक्टिसेस की, या जो सर्जिकल टेक्निक्स से फैमिलियर थे, या सर्जिकल टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते थे, या सर्जिकल कंडीशंस को ट्रीट करते थे, उनकी हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हिपोक्रेट्स, इनकी लाइफ स्पान आप जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा गैलन है जिसको हम जालिन्यूस कहते हैं, अबुल कासिम ज़हरावी जिसको अबुल कैसिस भी कहा जाता है, ये पॉइनियर ऑफ द सर्जरी कंसिडर किए जाते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर। इब्नुल कुफ है जिनको हम इब्नुल कुफ का कंट्रीब्यूशन खास तौर से एनेस्थीसिया से रिलेटेड है। ऐसे इब्न नफीस जिन्होंने पल्मोनरी सर्कुलेशंस का कॉन्सेप्ट दिया था। इब्न ज़ोहर जिसको इब्न ज़र्ब भी बोला जाता है, इनका कंट्रीब्यूशन आई और आई से रिलेटेड डिजीज़ का है। डेस्क्रेडोस इन्होंने एनेस्थीसिया का जो कॉन्सेप्ट है, जो टर्म एनेस्थीसिया है, वो कॉइन किया था। इसके अलावा और भी मल्टीपल कंट्रीब्यूशन है, उनको वन बाई वन डिस्कस करेंगे। ऐसे ही अली इब्न ईसा कोहाल, इनका कंट्रीब्यूशन आई डिजीज़ पे या आई से रिलेटेड सर्जरीज़ पे। हिपोक्रेट्स की अगर हम बात करें तो ही इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मेडिसिन। इनकी कंट्रीब्यूशंस को ध्यान में रखते हुए इनको फादर ऑफ द मेडिसिन कहा जाता है। अगर हम सर्जिकल एस्पेक्ट की बात करें, अल्दो इन्होंने बहुत सारी डिजीज़ को एक्सप्लेन किया है, सर्जिकल अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो इन्होंने अगर ऊंड की हीलिंग के लिए कहा था कि ऊंड की हीलिंग के लिए ज़रूरी क्या है, शराब, यानी जो स्वीट वाइन है उसको बेहतर माना इन्होंने ऊंड की हीलिंग के लिए। तो इन्होंने खास तौर से ऊंड की वॉशिंग के लिए, ऊंड को वॉश करने के लिए जो सॉल्यूशन सजेस्ट किया था वह है वाइन के साथ साथ आप विनेगर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हनी, इन्होंने कहा था 3 चीज़ों पे स्ट्रेस किया था कि अगर आप चाहते हैं ऊंड हील हो जाए, या आप चाहते हैं कि आपको पता हो कि कौन सा सॉल्यूशन बेहतर है ऊंड की हीलिंग के लिए, तो उसमें खास तौर से स्ट्रेस दिया था स्वीट वाइन पे, विनेगर पे और हनी पे। और इन्होंने कहा था कि खास तौर से विनेगर जो है बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है ऊंड वॉश के लिए, ठीक है। इसका मतलब है उनकी अंडरस्टैंडिंग थी ऊंड को हम कैसे हील करा सकते हैं। अगर किसी मेडिसिन को, किसी रेमेडीज़ को उन्होंने रिकमेंडेड किया, इसका मतलब है वो जानते थे कि इस कंडीशंस को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। एक और इनकी सेइंग, उन्होंने कहा था कि ऑब्स्टिनेट अल्सर्स, ऑब्स्टिनेट अल्सर कहते हैं कि वो अल्सर जो हील नहीं कर रहे।
तो इन्होंने कहा था हिपोक्रेट्स की स्टेटमेंट की हम बात करें कि वुंड हीलिंग फॉर ऑब्स्टिनेट अल्सर स्वीट वाइन एंड द लॉट्स ऑफ पेशेंस इज वुड बी एनफ। यानी अगर आप चाहते हैं कोई वुंड हील हो जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास स्वीट वाइन होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि हीलिंग का जो प्रोसेस है टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कि वुंड की हीलिंग अचीव हो तो दो चीज़ें चाहिए, एक तो लॉट ऑफ पेशेंस चाहिए आपके पास, और साथ साथ में हीलिंग कराने के लिए स्वीट वाइन जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं वुंड की क्लीनिंग के लिए। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंटेड एविडेंस की हम बात करें तो हिपोक्रेट्स ने ड्रेनेज ऑफ द पस के लिए डॉक्यूमेंटेड एविडेंस प्रोड्यूस किया है कि खास तौर से कि अर्लीस्ट फॉर्म जो हो सकता है ड्रेनेज ट्यूब का वो इन्होंने प्रोड्यूस किया। तो इन्होंने कहा कि इनकी जो प्रैक्टिसेस के अंदर या इनके लिटरेचर के अंदर जो फाइंडिंग्स मिलती है वो फाइंडिंग सजेस्ट करती है कि एब्सेस की ड्रेनेज का जो सिस्टम एग्जिस्ट करता था, और हिपोक्रेट्स ने इसको बहुत विजडम के साथ एक्सप्लेन किया कि अगर एब्सेस को ड्रेन करना है तो ड्रेनेज ट्यूब के तौर पर आप 3 पाइप को इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रेनेज ट्यूब के। यानी जो अर्लीस्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है ड्रेनेज ट्यूब का वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। हिपोक्रेट्स ही पाइप का इस्तेमाल करते थे और इसको वो एब्सेस कैविटी के अंदर इंसर्ट करते थे और वहाँ से पस ड्रेन होता था। तो अर्लीस्ट फॉर्म जो हो सकता है जो ड्रेनेज ट्यूब हम प्रेजेंट सिनेरियो में इस्तेमाल करते हैं वो अर्लीस्ट फॉर्म क्या है, 3 पाइप का इस्तेमाल होना, जो हिपोक्रेट्स ने अपने लिटरेचर्स के अंदर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट गैलेंस की बात करेंगे। तो गैलेंस की अगर हम बात करें तो ये ग्रीक एम्पायर मार्कस ऑरेलियस के दरबार के अंदर ये फिजिशियन थे और ये फेमस थे सर्जन के नाम से। ठीक है, इन्होंने खास तौर से स्टेप्टिक का इस्तेमाल पे को बढ़ावा दिया। ये प्रोक्लेम करते थे स्टेप्टिक या उसके इस्तेमाल से सर्जिकल कंडीशंस को ट्रीट करने की। इन्होंने कहा है स्टेप्टिक खास तौर से ऐसे जो मेटल कंटेनिंग स्टेप्टिक्स हैं वो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट रखते हैं। तो मेटल्स लाइक गोल्ड को उन्होंने खास तौर से रिकमेंड किया कि ये एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स हैं। तो अगर हम स्टेप्टिक खासतौर से मेटलिक बेस्ड स्टेप्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। इसी वजह अर्लीस्ट फॉर्म में कॉटराइजेशन किया जाता था वो मेटल्स बेस्ड होता था, उसमें खासतौर से गोल्ड का इस्तेमाल होता था। ठीक है, इन्होंने सेवरल पॉस्चुलेशन दिया हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए। साथ साथ में प्रेजेंट सिनेरियो में जो सर्जिकल टेक्निक्स है वुंड क्लोजर के उसको भी शुरू में डॉक्यूमेंट करने वाले कौन थे, गैलेंस थे। तो सर्जिकल सुचरिंग ऑफ द वुंड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, गैलेन के विजडम से आता है, गैलेन ने इसको दिया था। ऐसे ही वेरियस प्रोसीजर्स इन्होंने एक्सप्लेन किया है। आई और आई से रिलेटेड डिजीज़ हैं उनका प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है। इवन कैटरेक्ट का ऑपरेशन इन्होंने अपने लिटरेचर्स के अंदर डॉक्यूमेंट किया है। कैटरेक्ट को निडल शेप्ड इंस्ट्रूमेंट की मदद से रिमूव करने का प्रोसीजर इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, गैलेंस के और कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो इन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी को बहुत डिस्क्रिप्टली एक्सप्लेन किया है इन्होंने, और ये एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शंस बैकग्राउंड बना सर्जिकल कॉन्सेप्ट के लिए और सर्जिकल डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। अगर डेस्क्रोइडस की बात करें सर्जिकल कंट्रीब्यूशंस की, तो डेस्क्रोइडस अगर हम बात करें तो फेमस फिजिशियंस थे रोम एम्पायर के अंदर, और ये अक्सर जो ट्रूप्स हुआ करते थे, जो सोल्जर्स के ट्रूप हुआ करते थे, उनके साथ जाया करते थे, ख़ास तौर से सर्जिकल कंडीशन में या वुंड की कंडीशन जहाँ बैटल फील्ड के अंदर जो सोल्जर्स ज़ख्मी होते थे उनके ज़ख्म का ट्रीटमेंट के लिए उनके साथ जाया करते थे। तो इन्होंने सिंगल ड्रग्स बेस्ड कई सारी फॉर्मुलेट भी किया और उसको एक्सप्लेन भी किया है, और इनका ख़ास तौर से काम किस पे था, अद्विया पे था, मेडिसिन पे था। इसी वजह से इनको इमाम अद्विया भी बोला जाता है। इन्होंने जो कॉइन किया था, जो टर्म कॉइन किया था वो एनेस्थीसिया के जब तस्वुर नहीं था, एनेस्थीसिया के टर्म भी नहीं था, उस टर्म को इन्हें सबसे पहले कॉइन किया था। एनेस्थीसिया जो वर्ड कॉइनिंग हुआ है किसके थ्रू हुआ है, डेस्क्रोडोस के थ्रू, यानी डेस्क्रोडोस ने इसको कॉइन किया था। ठीक है, तो एनेस्थेटिक इफेक्ट एक ड्रग का था जिसको खासतौर से लोकल इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने टर्म एनेस्थीसिया दिया था। बाद में इसी टर्म को ओलिवर वेंडल होम्स ने इस्तेमाल किया नो सेंस के लिए। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ तो एनेस्थीसिया टर्म जो डेस्क्रोडोस ने सबसे पहले कॉइन किया था उसका इस्तेमाल ओलिवर वेंडल होम्स ने किया था। अबू कासिम ज़हरावी की अगर हम बात करें, उनके कंट्रीब्यूशंस की बात करें, तो अबू कासिम ज़हरावी ने ही इज़ कंसिडर्ड एज अ पॉइनर ऑफ द यूनानी सर्जरी।
तो इन्होंने ऊंड को डिस्क्रिप्टिवली एक्सप्लेन किया है, टाइप्स ऑफ इंजरीज एक्सप्लेन करी है, ऊंड और अल्सर को एक्सप्लेन किया है। और ज़हरावी ने 200 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन किया है, डिपिक्शंस के साथ, इमेज के साथ इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इन्होंने कैनुलास के अलग अलग इमेज प्रोड्यूस की है, उनको डिज़ाइन किया, उनको प्रोड्यूस किया, साथ साथ में हुक लाइक डिवाइस, खासतौर से डबल हुक लाइक डिवाइस उन्होंने बनाई और उसका इस्तेमाल मल्टीपल कंडीशंस में किया। ऐसे ही एक इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं मिकाब, जिसको प्रेजेंट डे सिनेरियो में लिथोट्राइट्स कहा जाता है, स्टोन को ब्रेक करने के लिए। तो इस तरह के डिवाइस को इन्होंने डिज़ाइन किया था। और